सो हे हाय हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्टोरी के लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में अंजलि ने अपना पूरा समूह बनाए रखा हुआ था और वहीं अनन्या हाथ में मेडिसिन और पानी लिए गुस्से भरी निगाहों से अंजलि को देख रही थी। अंजलि दवाई को देखकर पूरा समूह बना लेती है और बच्चों की तरह जिद करते हुए बोलती है, मैं नहीं लूँगी दवाई, ये कड़वी होती है पतिदेव। आप अपनी मासूम सी बीबी को ये जहर क्यों खिलाना चाहते हो। इतना कहकर अंजलि मासूम आंखों से अनन्या को देखने लगती है ताकि अनन्या इससे पिघल जाए और उसे ये कड़ी दवाई लेनी न पड़े। अब इसके आगे लेकिन अनन्या कहाँ पिघलने वाली थी। वो अंजलि को डांटते हुए बोलती है, ज़्यादा मासूम बनने की ज़रूरत नहीं है अंजलि, तुम्हें ये दवाई तो लेनी ही होगी, चाहे अपनी मर्जी से लो या ज़बरदस्ती से। क्या ज़रूरत थी तुम्हें 30 मार खा बनने की। सोचो अगर वो गोली तुम्हें लग जाती तो क्या होता। जिस पर अंजलि अनन्या की बात बीच में काटते हुए बोलती है, लगी तो नहीं ना। ये सुनकर अनन्या दांत पीसते हुए बोलती है, ओ तो तुम चाहती थी कि लगे। अंजलि बोलती है, ऐसा नहीं है अनन्या। वो अंजलि की बात बीच में काट कर अनन्या बोलती है, तो कैसा है। अंजलि, सोचो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तुम्हारा हर बार का है ये, अपनी जान खतरे में डालती हो। कभी तो मेरे बारे में सोच लिया करो अंजलि। अनन्या इतना कहकर रोने लगती है। उसकी आंखों में हल्की हल्की नमी आ गई थी। वो खड़ा हो वहाँ से जाने लगती है, तभी अंजलि उसका हाथ पकड़ लेती है। अनन्या गुस्से से उसका हाथ झटक देती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अंजलि ऐसा होने नहीं देती है। वो अनन्या को पीछे से कसकर हक कर लेती है और अपना सर उसकी पीठ से लगा देती है। अब अनन्या को हिला भी नहीं जा रहा था। वो बस चेहरे पर गुस्सा लिए शांति से वहाँ खड़ी रहती है। तभी उसे अंजलि की आवाज़ सुनाई देती है। अंजलि ने अपने हाथ अनन्या के कमर के इर्द गिर्द लपेटे हुए थे। वो रोते हुए बोलती है, आई एम सॉरी अनन्या, मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें हर्ट किया। लेकिन मैं भी क्या करती उस समय, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने मन से बस मानवी को बचाना चाहा, इसलिए मैं आगे आ गई। तुम ही बताओ, अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती। अंजलि की रोने की आवाज़ सुनकर अनन्या भी घबरा जाती है और उसकी बात सुनकर अनन्या को अपनी गलती का रियलाइज़ होता है। वो अंजलि के हाथ अपनी कमर से हटाती है और अपने हाथों में लेती है और उसकी तरफ मुड़कर उसके आंसू पोंछकर बोलती है, आई एम सॉरी बेबी, मैंने बेवजह तुम पर गुस्सा किया, लेकिन मैं भी क्या करती। कल तुम्हें गोली लगता देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। अनन्या को अपने लिए इतनी फिक्र और प्यार देखकर अंजलि खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाती है। वो अनन्या के गालों को खींचते हुए बोलती है, मेरे पतिदेव डर गए थे। अरे पतिदेव इतना नहीं डरते, आपकी बीबी बहुत ताकतवर है, उसे इन छोटी मोटी खरोचों से कुछ नहीं होगा। अनन्या अपने गाल अंजलि से छुटाती है और सहलाते हुए बोलती है, कितनी बार कहा है मेरे गाल मत खींचो। और फिर कुछ याद करते हुए बोलती है, खरोच खरोच से तुम्हारा कुछ भले ही ना बिगड़े, लेकिन तुम्हारे शरीर पर जो घाव है उसे ठीक करने के लिए दवाई तो लेनी ही होगी। इतना कहकर अनन्या मेडिसिन लाकर अंजलि को देती है।
अंजलि को लगा था अनन्या भूल चुकी है, लेकिन उसे तो याद है। वो बुरा सा मुंह बना बोलती है, ईऊ, ये कड़वी है, मैं नहीं खाने वाली। कड़वी दवाई के बाद तुम्हारी फेवरेट स्वीट भी है, लेकिन अगर तुम्हें वो नहीं चाहिए तो ठीक है, मत खाओ। अनन्या चालाकी से अंजलि से अपनी बात मनवाते हुए बोलती है। अनन्या की बात सुनकर अंजलि की आंखों में चमक आ जाती है। वो खुशी से चहकते हुए बोलती है, सच्ची? अंजलि की बात सुनकर अनन्या बस मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है। ये देखकर अंजलि अनन्या से दवाई लेकर एक ही बार में गटक जाती है और फिर एक झटके के साथ अनन्या के लिप्स पर अपने लिप्स रख देती है। अंजलि की जल्दबाजी से अनन्या गिरते गिरते बची, लेकिन वो अंजलि को कमर से पकड़कर उसे और खुद को संभाल लेती है। वक्त के साथ साथ अंजलि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। ये देखकर अनन्या उसे रोक देती है और उसके माथे पर किस करके उसे हक कर लेती है और उसकी पीठ सहलाते हुए बोलती है, कंट्रोल योर सेल्फ बेबी, भूलो मत, चोट अभी भी भरी नहीं है। ये सुनकर अंजलि खुद को शांत करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ मानवी और निशा नाश्ता कर रहे थे। निशा का फेवरेट फूड उसे मिला था, फिर भी उनका मुंह बना हुआ था, क्योंकि मैं बताती हूँ, वो अपनी कैंडी यानी कि किस न मिलने पर नाराज़ थी। निशा मानवी को घूरते हुए खाना चबा चबा कर खा रही थी। ये देखकर मानवी बोलती है, क्या हुआ, अच्छे से खाओ ना। निशा हल्की चिढ़ भरी आवाज़ में बोलती है, आपसे मतलब? ये सुनकर मानवी हैरानी से देखती है और फिर कुछ सोचकर बोलती है, अच्छा, तुम्हें पता है हम कहाँ आए हैं? मानवी पूछती है, लेकिन निशा इसका कोई जवाब नहीं देती है। ये देखकर मानवी फिर से बोलती है, चलो मैं ही बताती हूँ, गोवा। ये सुनकर निशा की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन वो मानवी के सामने अभी भी नाराज़गी का नाटक कर रही थी। ये महसूस कर मानवी अपनी बात जारी रखते हुए बोलती है, सुना है किसी को बीच बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं अकेली ही चली जाती हूँ। वहाँ हॉट हॉट लड़के और लड़कियाँ होंगी, फुल मस्ती करूँगी। इतना कहकर मानवी निशा की तरफ देखती है, जिसके चेहरे पर जलन साफ साफ दिख रही थी। ये देख मानवी मन ही मन अपनी जीत की खुशी मनाने लगती है। वहीं निशा मानवी की बीच वाली बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन जब उसने सुना वो अकेली जा रही है और वहाँ पे लड़कियाँ भी होंगी, तो निशा को अपने अंदर से कुछ जलता हुआ महसूस होता है। निशा का चेहरा गुस्से और जलन से एकदम लाल हो चुका था। वो मन ही मन सोच रही थी, ये हनी अकेले जाकर उन लड़कियों के साथ मस्ती करेंगी, ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। ही इज़ ओनली माइन। इन पर मेरे अलावा किसी का हक नहीं है। मुझे किसी की भी नज़र महसूस नहीं होनी चाहिए। टच तो दूर की बात है। अब मैं भी साथ जाऊंगी, देखती हूँ कैसे वो लड़कियाँ आपके आसपास भी भटकती हैं। निशा लगभग मानी को डेथ स्टेयर देते हुए मन में कहती है। तभी वो देखती है मानवी ने नाश्ता कर लिया था, वो जाने की तैयारी कर रही थी। ये देखकर निशा खड़ी हो फटाक से बोलती है, मेरे होते हुए आप अकेले क्यों जाएंगे? मैं चलती हूँ, 1 मिनट में आई। इतना कहकर निशा रूम की तरफ भागती है। वहीं मानवी, जो निशा को इतनी जल्दबाजी में भागता हुआ देखती है, तो वो मुस्कुराने लगती है। थोड़ी देर में निशा रेडी होकर बाहर आती है। उसने
क्या बोलूँ, उसने एक जीन्स पहनी हुई थी और ऊपर पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई थी, जिससे निशा की बॉडी एकदम साफ साफ चमक रही थी। निशा को देखकर मानवी का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। वो हैरानी से निशा को ताड़ने लगती है। निशा मानवी के पास आती है और उसका मुंह बंद करते हुए एटीट्यूड दिखाते हुए बोलती है, मुंह बंद कर लीजिए मिस्टर, कहीं मक्खी न घुस जाए। निशा की बात सुनकर मानवी झेप जाती है। फिर वो निशा को घूरते हुए कहती है, ये क्या पहना है, कपड़े दिखाई नहीं देता। निशा नाक सिकुड़ते हुए बोलती है। उल्टा जवाब सुनकर मानवी की भी भौहें तन जाती हैं और वो बोलती है, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन इतने रिवीलिंग कपड़े मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। ओके देन मैं अकेली चली जाऊंगी। इतना कहकर निशा वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर मानवी भागकर उसके पास जाती है और हार मानते हुए बोलती है, रुको, मैं भी चल रही हूँ, तुम अकेले क्यों जाओगी। इतना कह मानवी निशा का हाथ पकड़ के बाहर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। वहीं मानवी की बात सुनकर निशा के चेहरे पर जंग जीतने वाली स्माइल आ जाती है। वो मन ही मन डेविल स्माइल करते हुए बोलती है, अब आएगा मज़ा। हनी को भी पता चलना चाहिए कि निशा क्या चीज़ है। मानवी होटल से बाइक रेंट पर लेती है और निशा के साथ निकल पड़ती है। थोड़ी देर बाद उनकी बाइक हवा से बातें कर रही थी। निशा मानवी से एकदम चिपक कर बैठी हुई थी, क्योंकि मानवी बाइक बहुत ज़्यादा तेज चला रही थी, जिससे निशा को डर लग रहा था। निशा मानवी को धीरे चलाने के लिए कहती है, लेकिन मानवी उसकी एक नहीं सुनती, बल्कि बाइक और तेज कर लेती है। ये देख निशा मुंह बना लेती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर निशा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वहीं मानवी को अपनी थाई पर किसी के रेंगते हुए हाथ महसूस होते हैं। अचानक किसी का टच महसूस करके मानवी हड़बड़ा जाती है। वो गिरती उससे पहले ही मानवी बाइक धीरे करके संभाल लेती है और घूर कर निशा को देखने लगती है। निशा भी अपनी बत्तीसी दिखा देती है, इससे मानवी चिढ़ जाती है। वो निशा का हाथ अपने थाई से हटाती है और फिर से राइडिंग करने लगती हैं, लेकिन निशा कहाँ कम थी। वो फिर से मानवी को परेशान करने लगती हैं, जिससे हुआ यूँ कि मानवी को बाइक की स्पीड धीरे करनी पड़ती है। ये देखकर निशा के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान आ जाती है। वहीं मानवी साइड मिरर से निशा का चेहरा देखती है, जो बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। निशा हाथ फैलाकर हवाओं को महसूस करने लगती है। निशा को ऐसे देखकर मानवी भी मुस्कुरा रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें लखनऊ का एक विद्यालय दिखाया जाता है। कॉलेज के कॉरिडोर से आरू तेजी से चल रही थी और उसके पीछे सवी भी थी, जो कह रही थी, अरे सॉरी ना आरू, हो गई ना गलती, अब तो माफ़ कर दे। अच्छा, माफ़ कर दूँ? इतनी आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं। आरू बिना रुके गुस्से से बोलती है, अरे यार अब तो बता दिया ना, तो माफ़ क्यों नहीं कर रही है। अब मैं हूँ ऐसी ही तो इसमें मेरी क्या गलती है। अचानक सभी रुआसी सी हो जाती है। सभी की ऐसी आवाज़ सुनकर आरू रुक जाती है और उसकी तरफ मुड़ती है तो देखती है सभी की आंखों में आंसू हैं। ये देखकर आरू उसके पास जाती है और कहती है, मैंने कब कहा इसमें तेरी गलती है, लेकिन तूने मुझसे अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में छुपाया क्यों।
जिस पर सभी अपना सर झुका के बोलती है, क्योंकि मुझे डर था कहीं तुम मुझसे दोस्ती न तोड़ दें। आरू उसके सिर पर एक चपत लगाती है और हंसते हुए बोलती है, पागल कुछ भी। अरे तुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट है, ये जान भला मैं क्यों अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ने लगी। ये सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो आरू के गले लग जाती है और बोलती है, सच्ची? तो तुम मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ेगी? आरू भी उसे हैक बैक करते हुए मुस्कुराते हुए बोलती है, बिल्कुल नहीं। इतनी अच्छी दोस्त और बहन को मैं कैसे छोड़ सकती हूँ भला। वैसे आई सपोर्ट LGBTQ। सब इंसान हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, चाहे वो कैसे भी जिएं। ये उनकी अपनी मर्जी है, हम उन्हें कौन होते हैं रोकने वाले। सभी आरू से अलग होती है तो आरू सभी को देखकर मुंह फुलाते हुए बोलती है, लेकिन मैं तुझसे अभी भी नाराज़ हूँ। सभी नासमझी से उसे देखते हुए बोलती है, लेकिन वो क्यों भला। आरू जिस पर आरू बोलती है, तूने मुझसे अपना सीक्रेट छुपाया ना, तेरे साथ इतना कुछ हुआ और तूने मुझे कुछ भी नहीं बताया। दिस इज़ नॉट फेयर। अगर उस दिन तू नहीं बताती गुस्से में तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं लगता। इतना कहकर आरू कॉलेज के फर्स्ट डे वाले दिन की बात याद करने लगती है। आपको याद ही होगा, सवी ने एक लड़की का हाथ तोड़ा था और वो गुस्से से भरी हुई थी। आरू उसे गले लगाकर शांत करती है। याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। आरू सभी को लेकर एक खाली जगह पर जाती है। वो अब भी गुस्से से लंबी लंबी सांसें भर रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। ये देखकर आरू उसे गले लगाकर शांत करने लगती है। थोड़ी देर बाद सभी शांत हो गई। वो आरू से अलग होती है। सभी को पहली बार आरू ने इतने गुस्से में देखा था, इसलिए वो उससे पूछती है, सभी कुछ हुआ है क्या, इतना गुस्सा क्यों। सभी नजरें चुराते हुए कहती है, नहीं तो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। आरू उसे घूरते हुए बोलती है, झूठ मत बोल, सच सच बता, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर सावी बोलती है, ओके, लेकिन प्रॉमिस कर, सच जानकर तुम मुझसे दोस्ती नहीं तोड़ेगी। ये सुनकर आरू कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन उसे सच तो जानना था, इसलिए वो प्रॉमिस कर देती है। सभी गहरी सांस लेती है और बताना स्टार्ट करती है। सभी बोलती है, मेरी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट थी। लड़कियों के बाहर जाना, घूमना फिरना उन्हें पसंद नहीं था। मैं जब भी इसके खिलाफ कुछ कहती मुझे डांट कर चुप करा दिया जाता था। ऐसे ही काफ़ी समय बीत गया। मैं जब 14 की थी तब मुझे पता चला कि मुझे गर्ल्स में इंटरेस्ट है। ये बात मेरे अलावा सिर्फ मेरी मम्मा को पता था, लेकिन एक दिन मेरे चाचा को पता लग गया और उन्होंने पापा को बता दिया। पापा को लगा मुझे कोई बीमारी हो गई है। मम्मा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। बहुत से डॉक्टर और बाबाओं को मुझे दिखाया और जब कोई इलाज नहीं मिला तो अशुभ बताकर घर से निकाल दिया। उस टाइम मेरी मम्मा ने मेरा साथ दिया और पापा को डाइवोर्स दे दिया। वो मुझे लेकर अलग हो गई। बस तभी से मुझे मर्द जात से नफ़रत हो गई और जब भी कोई लड़का मुझ पर अपना रौब दिखाता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। लेकिन इसके बाद मेरे अंदर एक डर बैठ गया। मेरे पापा चाहे जैसे भी थे, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उन्होंने मुझे मेरी सेक्सुअलिटी की वजह से मुझे छोड़ दिया। तो मुझे लगा अगर मैंने तुम्हें बताया तो तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी। इतना कहकर सभी आरू की तरफ देखती है जो गुस्से से उसे देख रही थी। सभी उसे ऐसे देखकर कुछ कहने वाली थी, उससे पहले ही आरू बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई।
आरू तो उससे नाराज़ थी, इतनी बड़ी बात न बताने के कारण, लेकिन सभी को लगा कि आरू उससे अब दोस्ती तोड़ देगी। बस उस दिन से आरू सभी से नाराज़ थी। खैर, सभी ने आरू को किसी तरह से मना लिया और वो दोनों कैंटीन में जाकर खाना खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ निशा और मानवी बीच पर पहुंच चुके थे। वो दोनों वहां रखी रेस्टिंग चेयर पर बैठे हुए थे। मानवी निशा को जलाने के लिए उसकी तरफ ध्यान न देकर सामने खेल रहे टूरिस्टों को देख रही थी। हालांकि वो भी नहीं देख रहे थे, बस प्रिटेंड कर रही थी। उसने आंखों में ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए थे, इसलिए निशा को इस बारे में नहीं पता लगा। वहीं निशा मानवी की नज़र खुद पर न पाकर गुस्से से भर जाती है, लेकिन फिर कुछ सोच खड़ा होती है और वहाँ से जाने लगती है। बीच पर मौजूद सभी लड़के लड़कियां निशा को ताड़ रहे थे। ये देख मानवी के तन बदन में आग ही लग गई। वो भागकर निशा के पास जाती है और बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठा वहां से बीच की दूसरी साइड लेकर चली जाती है। वहीं निशा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मानवी को अपने लिए इतना पॉजिटिव होते हुए देखकर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। निशा मानवी को खाली जगह लाकर उतार देती है और आसपास देखती है तो कोई नहीं होता है। मानवी निशा की कमर में हाथ डाल उसे अपने एकदम करीब खींच लेती है और उसकी आंखों में देखते हुए दांत पीसते हुए बोलती है, नाउ स्टॉप इट वाइफी, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। और फिर उसके चेहरे पर उंगली फेरते हुए, तुम्हें ही तकलीफ होगी। मानवी की इतनी करीबी और उसके मुंह से अपने लिए वाइफी सुनकर निशा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो मानवी की नज़रों की तपिश और सहन नहीं कर पाती। तभी अचानक निशा की हल्की सी चीख निकल जाती है, क्योंकि मानवी ने उसके गले पर वाइट कर लिया था और फिर अपने हॉट लिप्स उस लव बाइट पर रख देती है, जिससे निशा के शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। वो आंखें बंद करके मानवी को कस के पकड़ लेती है। तभी उसे अपने कान में मानवी की गहरी आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो कह रही थी, हाउ पॉजिटिव आई एम फॉर यू वाइफी, यू डोंट नो, यूर ओनली माइन। उम्मीद है तुम समझ चुकी होगी। इतना कहकर मानवी निशा के ईयर लुप पर किस करके दूर हो जाती है और निशा के चेहरे की तरफ देखने लगती है, जो लाल हो चुका था। उसकी बढ़ती धड़कनों को मानवी अच्छे से सुन पा रही थी। अपने टच का निशा पर इतना असर देखकर मानवी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। अब निशा से मानवी की नज़रों की तपिश और सहन नहीं होती है, इसलिए वो आँख खोलते हुए बोलती है, मैं समझ गई हनी, आप मेरे लिए कितने पॉजिटिव हैं। और प्लीज़ मुझे घूरना बंद कीजिए, मुझे शर्म आ रही है। इतना कहकर निशा पाउट कर लेती है। निशा की बात सुनकर मानवी की हंसी छूट जाती है। वो निशा के पाउट किए हुए लिप्स पर एक लाइट किस करते हुए बोलती है, गुड गर्ल। इन सब से निशा शर्माते हुए मानवी के गले लग जाती है। अब वहीं दूसरी तरफ भाई इधर भी ध्यान दे लेते हैं थोड़ा सा। अनन्या और अंजलि दोनों किचन में कुछ पका रहे थे। वैसे अनन्या पका रही थी और अंजलि साइड में किचन के काउंटर पर बैठकर उसे बार बार परेशान कर रही थी, जिससे तंग आकर अनन्या उसे घूरते हुए बोलती है, चुपचाप बैठी रहो बीबी, नहीं तो लंच में दलिया खा लेना फिर।
अनन्या की धमकी सुनकर अंजलि जल्दी से किचन काउंटर से उतर जाती है और अनन्या को पीछे से हक किए हुए बोलती है, अच्छा सॉरी पतिदेव, मैं नहीं करूँगी अब आपको परेशान, लेकिन प्लीज़ मुझे दलिया नहीं खाना है। ये सुनकर अनन्या हंसने लगती है और बोलती है, अच्छा जी, तो क्या खाओगे? बॉयल फूड? बिल्कुल नहीं, अंजलि मुंह बनाते हुए बोलती है और फिर अनन्या को देखकर बोलती है, वैसे पतिदेव, आप पिछले आधे घंटे से पका क्या रही हो? अंजलि की बात सुनकर अनन्या बिना उसकी तरफ देखे बोलती है, कल इस एक डिश देखी थी, मसाला भिंडी, वो बना रही हूँ। इतने दिनों से शेफ के हाथों का खा खा कर थक चुकी हूँ। लंदन में तो मानवी भी कई बार खाना बना कर खिला देती थी, लेकिन यहाँ आने के बाद तो सिर्फ शेफ के हाथों का ही खाना खा रहे हैं। ये सुनकर अंजलि बोलती है, ओह सही कहा पतिदेव, लेकिन क्या करते, मानवी की लाइफ में भी कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं और अब तो निशा भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है। उसे टाइम ही कहाँ मिलता है इन सब के लिए। अनन्या इस बात पर अपना सिर हामी में भर देती है। थोड़ी देर बाद दोनों मस्ती करते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठकर लंच कर रहे थे और बीच बीच में एक दूसरे को खिला भी रहे थे। और वहीं मानवी और निशा किनारे किनारे चलते हुए अपने पैरों पर लहरों को महसूस कर रहे थे। थोड़ी दूर पर एक माँ बेटी बीच पर खेल रहे थे। उन्हें देखकर निशा को मीना जी की याद आ जाती है। वो उन्हें देखकर मुस्कुराते हुए मानवी से बोलती है, हनी, आपको पता है, जब मैं और मम्मा एक साथ रहते थे तो संडे के दिन हम लोग भी बीच पर जाया करते थे और बहुत ज़्यादा मस्ती करते थे। निशा की बात सुनकर मानवी उसे देखते हुए बोलती है, यू मिस योर मम्मा? निशा एक फीकी मुस्कुराहट के साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। मानवी लगातार निशा के चेहरे की तरफ देख रही थी। मुरझाया हुआ चेहरा, आंखों में नमी और चेहरे पर अनकही उदासी। ये देखकर मानवी निशा का हाथ पकड़ लेती है और उसे खाली जगह लाकर बोलती है, निशा, कब तक ये अंदर ही अंदर घुटती रहोगी? आज जितना मन है भड़ास निकाल दो। नहीं देख सकती मैं तुम्हें ऐसे। मैं तुम्हें एकदम पहले जैसा देखना चाहती हूँ। वो निशा जो शरारती थी, एकदम बच्चों जैसी। आज रो लो जितना रोना है। आज के बाद ये उदासी, ये नमी मुझे तुम्हारी आंखों में नहीं दिखनी चाहिए। आज बता दो छोटी माँ से कि उनके जाने के बाद तुम उन्हें कितना याद करती हो। मानवी लगभग निशा को झकझोरते हुए ये जोर जोर से कह रही थी, जिसका असर हुआ यूं कि निशा जो अब तक खुद को कंट्रोल किए हुए थी, उसकी रुलाई फूट गई। वो उस खुली जगह पर चीख चीख कर बिलख बिलख कर रोने लगती है और बस एक ही बात बोल रही थी, आई मिस यू मम्मा, ऑलवेज, आई रियली मिस यू। देखो मैंने कर ली शादी। आपने कहा था ना मानवी बहुत अच्छी है, सच कहा था आपने। मानवी बहुत अच्छी है, इतनी कि मैं शब्दों में भी बयां नहीं कर सकती। लेकिन मैं आपको भी बहुत मिस करती हूँ मम्मा। काश आज आप होती और मुझे देखती। मैं कितना खुश हूँ आपकी पसंद के साथ। मम्मा, निशा जोर से चीख कर मीना जी को पुकारती है। निशा को ऐसे देखकर मानवी उसे पीछे से हक कर लेती है। मानवी को महसूस कर निशा उसके सीने से लगकर सुबक सुबक के रोने लगती है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस यहीं तक और जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि क्या होता है। और मैंने इसकी रोमांस वाली स्क्रिप्ट तैयार कर ली है।
तो जल्दी ही वो भी आपको सुनने को मिलेगा। और मैं सोच रही हूँ एक न्यू स्टोरी लाने का। तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा कि मैं एक न्यू स्टोरी लाऊं या इसी को कंटिन्यू करूं। वैसे मैंने ये न्यू स्टोरी टॉम बॉय टाइप की न्यू स्टोरी है। तो चलिए आप लोग कमेंट में अपना ओपिनियन दे दीजिएगा कि मैं न्यू स्टोरी लाऊं कि नहीं लाऊं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।